नमस्कार, मैं अमृता सोनी सरल भारत की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और मुझे इंट्रोड्यूस करवाते हुए वक्त बहुत खुशी हो रही है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इकबाल रिजवी सर और लेखन कार्य में सर का काम बहुत ही उम्दा है। सर पत्रकार रह चुके हैं, 25 साल का लगभग सर को पत्रकारिता का अनुभव है। तो सर, मैं और हमारी ऑडियंस यह जानना चाहती है कि आपने आपके प्रोफेशन की शुरुआत कैसे की? साहित्य में आपका इंटरेस्ट कैसे आया? और थोड़ा-सा आपके बारे में और जानकारी आप दीजिए हमारी ऑडियंस को। अपने बारे में जानकारी देने में थोड़ी सी झिझक होती है मुझे, लेकिन बहरहाल आपने कहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के बरेली शहर का मैं रहने वाला हूँ। वहीं जी, मेरी शिक्षा हुई और वहीं मैंने पत्रकारिता की शुरुआत करी। जी, दैनिक जागरण से मेरी शुरुआत हुई थी। उससे पहले छुटपुट मैं कहानियां वगैरह लिख लेता था। जी, तो साहित्य से मेरा जुड़ाव दरअसल स्कूल के दिनों से ही था और जी, ऐसे लोगों के साथ एक ग्रुप सा बन गया, बैठकी भी होने लगी जो जी, साहित्य में दिलचस्पी लेते थे और उसमें कई लोग ऐसे थे जो मुझसे बेहतर थे, मुझसे सीनियर थे और वो जी, मार्गदर्शन भी करते रहते थे कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। दोनों उसमें पद में भी और गद के अंदर भी। और जी, जब मैं पत्रकारिता मैंने शुरू करी तो मेरा शौक देखते हुए मेरे संपादक स्वर्गीय बच्चन सिंह जी ने कुछ कुछ ऐसे काम देना शुरू करे कि किसी साहित्यकार का जन्म शती है या इस तरह का कोई अवसर है तो वो पहले से मुझसे कहते थे कि भाई कुछ आप तैयार करिए। तो जी, फिर शौक जो था वो पेशे में बदल गया। तो जी, अब मैं चूंकि मुझे लिखना होता था, नौकरी कर रहा था मैं, तो इस तरह से रिश्ता गहरा होता चला गया और जी, बरेली में ही रहते थे। हिंदी के बड़े नामवर कवि थे वीरेंद्र डंगवाल जी। तो जी, कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया भी हिंदी और जी, पत्रकारिता में भी जब मैं आया तो फिर वो मार्गदर्शन उनका भी मिला जब मैं अमर उजाला गया दैनिक जागरण से। और उन्होंने भी बहुत कुछ साहित्य के बारे में मेरे सवालों का बड़ा जवाब ढूंढ ढूंढ के दिया और ऐसी किताबें मुझे बताई कि साहित्य के बारे में जो कुछ भी थोड़े से उलझी हुई चीजें थी वो साफ होती चली जाए। जी, तो बस तब से पढ़ने के स्तर पर लगातार मेरा रिश्ता साहित्य से बना रहा। जी, छोटी सी एक यही यात्रा है साहित्य की जो है। जी। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, जब आप किताब लिखते हैं तो जी। आप मेन किस पॉइंट पर फोकस करते हैं? आप ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहते हैं आपकी किताबों के माध्यम से? मेन आपका फोकस किस तरह के संदेश को देने में रहता है कि जनता तक, ऑडियंस तक ये संदेश मेरी ओर से जाना चाहिए, मेरी किताबों के माध्यम से जाना चाहिए? देखिए, किताब का कोई विषय अगर दिमाग में आता है तो उसमें संदेश जैसी चीज तो उस वक्त नहीं होती है। जी, ये होता है कि इस मुद्दे को पाठकों को पढ़ना चाहिए, ऐसा मन में लगता है। उसके जी, ऊपर थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है अपने जान पहचान के लोगों से। तो अगर उन्होंने बढ़ावा दिया कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज है, इसके ऊपर लिखना चाहिए। तो जी, इससे पहले मेरी किताब आई महात्मा गांधी और सिने संसार। जी, मुझे एक चीज ने बड़ा हैरानी में डाला था कि महात्मा जी, गांधी सिनेमा से बहुत नफरत करते थे और ओके। मेरे लिए हैरानी की बात यह थी कि महात्मा गांधी जैसा तार्किक व्यक्ति हुँ, सिनेमा जैसी चीज से क्यों नफरत करता था। हुँ, हुँ, तो मैंने इस सवाल का जब जवाब तलाशना शुरू किया तो बहुत सी ऐसी चीजें मिली कि जिनको अगर क्रमबद्ध रखा जाता तो एक जी, किताब शक्ल ले लेती। तो मेरे कुछ सीनियर्स थे, कुछ मेरे साथी थे, उन्होंने कहा कि ये अच्छा मुद्दा है, जी, अगर तुम शोध इसके ऊपर कर रहे हो, कर लिया है इतना, तो तुम इसे किताब का रूप जरूर दो। तो जी, वो किताब मैंने लिखी, प्रकाशित हुँ, हुई हुँ, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट से। ओके, उसके बाद यही ऐसे ही मुद्दा था मुशायरों का।
जी। कुछ निजी तकलीफ आप कह सकती हैं मुझे थी कि जी। मैंने अपने बचपन में जब से होश संभाला है, मैं अपने पिताजी के साथ, उनके दोस्तों के साथ मैं मुशायरे में जाता रहा। तो वहाँ एक जी। खास किस्म का कल्चर होता था, हमारे लिए एक अवसर होता था मुशायरे में जाना। ये एक रात भर जगने के उत्सव जैसा होता था। जी। लेकिन इधर आके मुझे लगा कि मुशायरा जो जैसा होता था वैसा तो अब नहीं है। अब इसमें फूहड़पन बहुत आ गया है। अब इसमें कुछ ऐसी चीजें शामिल हो रही हैं कि जो मुशायरे की संस्कृति से कहीं मेल नहीं खाती थी। जी। तो मैंने फिर उसके ऊपर भी बातचीत लोगों से करी, तो फिर ये बात सामने आई कि आप इसके ऊपर लिखिए कुछ, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि हमारी जो नई जनरेशन है उसको जानना चाहिए कि जी। मुशायरे जैसी संस्था कितनी समृद्ध थी और कैसी थी, उसके बारे में हमारे आज के दौर के जो युवा हैं उनको भी जानना चाहिए। जी। तो ये बात तो आई मेरे दिमाग में, मैंने लिखना शुरू करा, तो कुछ कुछ मेरे साथियों ने शोध में काफी मेरा अच्छा सहयोग करा। कुछ जी। चीजें जो बहुत पुरानी थी, यानी 1857 और उससे पहले की मुगल दौर की जी। कुछ चीजें वो उन लोगों ने मुझे उपलब्ध कराई, वो स्थान बताए कि जहां वो मुझे मिल सकती थी। और जैसे जैसे शोध के अंदर, इस रिसर्च के अंदर मैं उतरता गया, बहुत ही चीजें इंटरेस्टिंग निकल कर आती चली। तो मैंने सोचा नहीं था कि जब मैं मुशायरे पे काम कर रहा हूँगा तो मुझे इन इन मुद्दों को भी छूना पड़ेगा, इन इन चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल इस बात की नई उम्मीद थी कि मुझे रेडियो, ग्रामाफोन और माइक्रोफोन के आविष्कार के बारे में भी जानना पड़ेगा, क्योंकि ओके। इन लोगों इन जो चीजों के आने के बाद मुशायरे को बहुत गति मिली थी। तो ठीक है, ये कभी दिमाग में आके बात रह जाती थी, लेकिन बाकायदा शोध के जरिए जब ये पता चला तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था ये, कि उन्होंने जी। मुशायरे की पूरी सूरत बदल दी थी माइक ने और रेडियो ने। तो आपके प्रश्न पर मैं आऊं, ऐसा मेरे मन में कुछ नहीं था कि मैं कुछ संदेश दूं, बस मैं ये जी। चाह रहा था कि हमारी संस्कृति का एक ऐसा जो सुनहरा पहलू था जो जी। अब बदल बहुत गया है। बदलाव समय की मांग है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। और मुझे भी लगता है कि पुरानी जो परंपराएं या वो बदल रही होती हैं, उनको लेके रोने से बेहतर ये होता है कि नई जनरेशन को थोड़ा सा सचेत कर दें कि भाई ऐसा ऐसा होता था, अब बाकी तुम देख लो, तुम्हारा दौर है, कैसे इनको तुम्हें लेके चलना है, आगे बढ़ाना है। सर, हमारी ऑडियंस आपका स्वागत कर रही है, बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके शुक्रिया हैं। शुक्रिया शुक्रिया, उन सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी। हीरा सर आपका स्वागत कर रहे हैं, विशाल सर स्वागत कर रहे हैं, लईज रिजवी आपको धन्यवाद कर रहे हैं, तारीफ बहुत कर रहे बहुत हैं। लई भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। जी। सर, हीरा सर जी पूछ रहे हैं कि मुशायरा क्या होता है, आपकी भाषा में बताइए सर, नई जनरेशन को कैसे दिखाना चाहेंगे? अच्छा, देखिए क्या होता है कि मैंने अपनी किताब में भी थोड़ा सा इसका उल्लेख करा है कि मनुष्य ने जब भी कविता रची होगी तो उसके मन में ये जरूर आया होगा इसे कोई सुने, जी वो चाहे बिल्कुल। भाषा कोई भी रही हो, भाषा कोई भी रही हो। जी। तो हर भाषा के अंदर कविताएं लिखी गई और उन्हें सुनाया भी गया होगा। तो कविता सुनाने का एक व्यवस्थित तरीका जो है वो मुशायरे के रूप में मिलता है। यानी आज जो मुशायरा हमारे सामने है उसकी जब आप शुरुआत में जाते हैं तो शुरुआत में आपको यही पता चलता है कि कविता को सुनाते होंगे लोग जो कवि होंगे, और लोग उसे सुनते होंगे। तो वो जी। लोग बैठ के सुनते होंगे, कमरे में सुनते होंगे, राजमहलों में सुनते होंगे, हम्म। रेगिस्तान में सुनते होंगे, जंगलों में सुनते होंगे, कहीं भी लोगों का जमावड़ा इकट्ठा होता होगा। फिर वो जमावड़ा इकट्ठा कैसे किया जाता होगा, कैसे ये सूचना दी जाती होगी कि भाई एक कविता लिखी गई है और जिसे सुनना है वो सुन ले। जी। तो धीरे 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 ईरान के अंदर और अरब के कुछ क्षेत्रों के अंदर एक व्यवस्थित परंपरा शुरू हुई कि लोग बैठ जाएं और उनके बीच में एक या दो कवि जितने भी हों उस वक्त वो बैठे और वो अपनी कविताएं सुनाएं। हम्म। धीरे धीरे ये परंपरा जब शामिल हुई महलों में, तो जाहिर सी बात है कि महल में राजा है,
बादशाह है, तो बादशाह के सामने आपको बहुत तमीज से और मतलब संकोच से थोड़ा सा बैठना पड़ता होगा। तो वहां उनके राज दरबार में बैठने के नियम होंगे। उन नियमों का बहुत कुछ हिस्सा मुशायरों में भी आया। ये माना जाता था कि कवि जो है, आज भी माना जाता है कि कवि जो है वो कुछ अलग हैं आम इंसान से, यानी एक दैवीय उनके पास कुछ ऐसी चीज है कि वो अपनी भावनाओं को कविता में व्यक्त कर लेते हैं। अरब के अंदर दैवीय जो भावना वाली बात थी वो बहुत प्रबल थी, और उनको माना जाता था कि ये जिस भी कबीले में कोई शायर है तो वो कबीला प्रतिष्ठित माना जाता था। हर कबीले के अंदर एक दो शायर ऐसे होते थे कि जो कबीले को न सिर्फ मनोरंजन के लिए बल्कि वैसे भी जब उनके युद्ध हुआ करते थे तो उस अवसर के ऊपर भी वो कविताएं लिखकर जोश बढ़ाते थे सैनिकों का, और ऐसे लोगों का बड़ा मान सम्मान करा जाता था। ऐसे ही धीरे 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 एक व्यवस्थित रूप काव्य पाठ का और कविता सुनने का शुरू हुआ, जो आगे चलकर कालांतर में राजमहलों से होता हुआ, सामंतों के दरबारों से होता हुआ, जब इसमें आम आदमी शामिल होना शुरू हुए तो मुशायरे का वो स्वरूप उभर कर आया जो आज हम देखते हैं या जिनके बारे में सुनते हैं कि अभी 15-20-25 साल पहले तक ऐसे ऐसे मुशायरे हुआ करते थे। तो मुशायरा कुल मिलाकर अगर आप कहें, कविता को सामूहिक रूप से सुनने का एक तरीका है जो मुशायरा है। सर, अफसर अब्बास रिजवी कह रहे हैं कि मैंने आपकी बुक पढ़ी है सर, बहुत अच्छी किताब लिखी है आपने। शुक्रिया, शुक्रिया अफसर। न्यू जनरेशन के लिए बहुत उम्दा जानकारी है, शुक्रिया, ये भी उनका कहना है। और श्वेता मैम पूछना चाह रही हैं कि उर्दू भाषा का महत्व आप किस प्रकार से देखते हैं? एक लेखक के लिए उर्दू भाषा कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, ये लेखक का जहां तक सवाल है, सवाल ये है कि लेखक किस भाषा का है। अगर लेखक हिंदी का है तो अगर वो जान ले उर्दू के बारे में भी तो कोई बुराई नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो क्षेत्र जो हिंदी भाषी क्षेत्र कहलाते हैं, उन क्षेत्रों के अंदर जो बोलने वाली भाषा है, जिसको समय समय पर लोग हिंदुस्तानी का नाम देते रहे हैं, या जिसने जो सिनेमा में हमें सुनाई देती थी, अभी भी सुनाई देती है, तो उस भाषा को सबसे ज्यादा लोग बोलते और समझते हैं। यानी उर्दू और हिंदी दोनों से ज्यादा वो जो हिंदुस्तानी भाषा लोगों के संपर्क में आपस में बीच में उभर कर आई, उसको लोग बोलते हैं। उसके अंदर कुछ शब्द उर्दू के भी हैं, बल्कि बहुत से शब्द उर्दू के हैं, और कुछ शब्दों का उच्चारण जो है वो अलग है उर्दू में। कई भाषाओं में होता है, चाइनीज भाषा के अंदर उनके उच्चारण अलग होते हैं, फ्रेंच भाषा में देखें तो उनका उच्चारण अलग है। तो कुछ उच्चारण ऐसे होते हैं कि जिनको अगर पता कर ले, सीख ले, या जिनके बारे में जानकारी ले ले, तो साहित्य में भी और बोलचाल में भी और प्रवाह आ जाता है, या और मजा आने लगता है, मैं ये कहूंगा। इसलिए अगर उर्दू की जानकारी रख ली जाए, ना भले उसको प्रॉपर पढ़ा जाए, लेकिन अगर उस भाषा की जानकारी मोटे मोटे तौर पर रख ली जाए तो मुझे लगता है कि बेहतर रहेगा। सर, आपकी किताब है क्या रहा है मुशायरों में अब? जी सर, इस किताब को आपको लिखने में कितना समय लगा और इसका रिस्पॉन्स आपको ऑडियंस से कैसा मिला? प्लीज शेयर करिए हमारे ऑडियंस के साथ। इस किताब को लिखने में समय तो मुझे लगा, आप से क्या बताऊं मैं, करीब 1 साल। 1 साल लग गया इस किताब को लिखने में, और उसमें एक जो खास बात थी, यानी जो देर लगी, वो इस बात की लगी कि मुशायरों के ऊपर कोई क्रमबद्ध तरीके से कहीं लिखा गया हो, ऐसा बहुत कम था। 1954 में एक किताब, अली जवाद जैदी उर्दू के बहुत बड़े नाम है और आलोचक उर्दू के रहे वो, तो उन्होंने एक किताब लिखी जरूर,
मुशायरे पे। मेरा जी। दुर्भाग्य ये रहा कि जब मैं लिख रहा था तो उस किताब के बारे में तो जानकारी मुझे मिली, लेकिन वो किताब नहीं मिल पाई। ओह! तो हाँ, तो मैंने मुशायरे का इतिहास करीब करीब आप समझ लीजिए कि ये 2000 साल के आसपास से मैंने ट्रेस करना शुरू करा था। तो 1857 और उसके बाद तो की चीजें बहुत कुछ मिलती हैं, लेकिन 1857 से पहले जब यहाँ उर्दू का जन्म हो रहा था, तब की कुछ चीजें मैं लगातार तलाश कर रहा था, जो मुश्किल से मिल रही थी या बहुत कम मिल रही थी, इसीलिए इतना समय मिल गया। लेकिन फिर भी मैं अपने साथियों का, लईक साहब ये सुन भी रहे हैं, लईक रिजवी साहब, उन्होंने बड़ी मदद करी इस विषय के ऊपर, वो भी खासा दखल रखते हैं। मेरे एक और पूर्व सहयोगी रह चुके अन्नू रिजवी, उन्होंने काफी कुछ इसके बारे में मुझे बताया। तो इतने लोगों के सहयोग के बाद वो किताब तो लिख गई, लेकिन जी। मेरी ये हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि ये मैं किसी प्रकाशक के पास लेके जाऊं। ऐसा तो क्यों मेरे सर? सहयोग, ऐसा इसलिए कि मुझे लगता था कि पता नहीं इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा। ओके। मैं ये देख रहा हूं कि लगातार हिंदी के प्रकाशक उर्दू के तमाम शायरों को, जी। कुछ के नाम मैंने भी नहीं सुने, जी। उनके बारे में, उनके दीवान, उनकी किताबें छाप रहे हैं। तो एक तो अंदाज ये था कि अ, सर का शायद नेटवर्क इश्यू है। कुछ ही देर में सर हमारे साथ वापस जुड़ जाएँगे और सर को सुनकर, सर का नॉलेज सुनकर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, जिस तरीके से वो इलैबोरेट कर रहे हैं सारी चीज़ों को। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आप भी साहित्य में रुचि रखते हैं या आपको मुशायरे और कविताओं में रुचि है, तो आपके क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं आपके क्वेश्चंस को सर तक पहुँचा सकती हूँ। हम इंतज़ार करेंगे सर के फिर से लाइव आने का, सर के फिर से लाइव जुड़ने का। लाइव सेशंस में ऐसा होता रहता है। मेबी सर का नेट इश्यू हो या कॉल इश्यू हो, सर फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे और हम फिर से इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएँगे। धन्यवाद हीरा जी, और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारे प्रश्न आपके सर तक पहुँचा सकूँ और ये भी कोशिश करूँगी कि उनका आंसर, वैसे तो सर बखूबी बता ही रहे हैं अपने आंसर्स को, जो भी हमारे प्रश्न हैं मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे से बता रहे हैं सर। तो पता नहीं है सर के साथ अभी क्या इश्यू हो गया है सर, दोबारा से कनेक्ट नहीं हो पाए। मैं चाहूँगी अगर हीरा सर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, तो आप उनको बोल दीजिए कि फिर से वो जॉइन करें और तो हम फिर से इस चर्चा को आगे बढ़ा पाएँगे। जी, ठीक है। हमारे पास मैसेज आ चुका है सर, कुछ ही देर में हमसे फिर से जुड़ेंगे। तो आप लोग बने रहिए, सेशन को देखते ही रहिए। जैसे ही सर जुड़ेंगे तो आपके जो भी प्रश्न हैं वो उन तक जाएँगे ज़रूर और आपके आंसर्स आपको मिलेंगे। अच्छा, अफसर अब्बास रिज़वी कह रहे हैं कि मैडम मैंने सर की बुक पढ़ी है मुशायरों से रिलेटेड। बहुत उम्दा जानकारी हासिल हुई है आपके चैनल का और सर का बहुत धन्यवाद। मैं भी आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप जुड़े हैं और आपकी जो भी क्वेरी है वो आप इस माध्यम से रख पा रहे हैं। तो प्लीज़ इस लिंक को शेयर करिए और भी जो लोग रुचि रखते हैं मुशायरों में, कविताओं में और भी रोचक जानकारियों के बारे में, तो सरल भारत के चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को सब्सक्राइब करें, तो जितनी भी जो भी नॉलेजेबल चीज़ें हैं, वो हम आप तक पहुँचा सकें। हमारा मेन मकसद, सरल भारत का मेन मकसद यही है
कि हम आप तक नॉलेजेबल चीजें पहुंचाएं, ऐसी-ऐसी पर्सनालिटीज को लाएं जिनसे आप नॉर्मली बात नहीं कर पाते हैं, पर आप यहाँ पर बात कर पाएं। तो यही हमारा मकसद है। इस लिंक को शेयर करें और सर जैसे ही हमारे साथ जुड़ते हैं, तो फिर हम फिर से लाइव सेशन को आगे बढ़ाएंगे। सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जी माफी चाहूंगा, ये क्या कहते हैं, सर लाइव इंटरनेट। सेशन में होता रहता है, लाइव सेशन में होता रहता है सर। आपका बहुत सारे लोग फिर से आपको मैसेज कर रहे थे, यहाँ पर हाँ, काफी सारे कमेंट्स आए हैं। जी ये इस किताब के बारे में मैं बात करते करते बीच में लईक रिजवी साहब का कमेंट देख रहा हूँ, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे जी कहानी का फन भी आता है। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं खास बात ये आपको बताना चाह रहा था कि जब मैं ये किताब लिख रहा था तो मुझे लग जी रहा था इसमें इतिहास की चीजें एक के बाद एक लिखता चला जा रहा हूँ। इतिहास की जी चीजें बड़ी नीरस थी। तो अब जी सवाल ये है, लिखना तो इतिहास ही था मुशायरे का और उसका जो जी वर्तमान है, लेकिन वो कुछ इस तरह से लिखा जाए कि पढ़ने वालों को जरा अच्छा लगे। और खासकर जी नौजवानी के दौर से मैं भी गुजरा हूं, तो मैं जानता हूं कि जो नौजवान तबका होता है वो थोड़ा विद्रोही सा होता है, बहुत जल्दी बुरा भी मान जाता है, बहुत जल्दी चीजों को रिजेक्ट भी कर देता है और बहुत जल्दी चीजों को पसंद भी कर लेता है। तो जी मेरी कोशिश ये थी। और लईक साहब मेरी किताब पढ़ चुके हैं और उनको पढ़ के अगर ऐसा लगा कि उसमें किस्सा गोई हुई है और अच्छी किस्सा गोई है, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका। मैं समझता हूँ ये मेरी सफलता है। सर आप कुछ सुनाएंगे? अभी सभी आपको लाइव देख रहे हैं, तो आपका लिखा हुआ कुछ। नहीं, मैंने शायरी में यानी कविता के अंदर मैंने जी नहीं लिखा। कोशिश करी थी। दरअसल आप भी शायद जानती हो कि जब थोड़ा सा भी समझदार होता है, टीन एज में पहुंचता है आदमी, तो उसके बाद वो कविता जरूर लिखता है। आप किसी हाँ से भी, भले ही वो शर्म के मारे दिखाए ना आपको या फाड़ के फेंक दे आगे चल के, जी लेकिन वो कविता जरूर लिखता है। तो वो कहा जाता है कि ये भगवान की देन है। आदमी जब भी अपनी हम्म, भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है तो वो कविता में ही लिखता है। तो ऐसा मैंने भी करा था। लेकिन आगे चल के मैंने देखा कि बहुत ही बचकाना, और बल्कि एक तरह से मैं कहूंगा कि शायद लोग पढ़ते तो हंसने लगते। तो हम्म, इसलिए मैंने वो अपना लिखा हुआ कुछ रखा नहीं, या उसे इस लायक कभी नहीं समझा अपनी कविता को जी मैं उसे जी सुनाऊं किसी को। तो कविता तो नहीं ही लिखी मैंने। जी बस इस मुशायरे के सिलसिले में एक चीज बहुत अच्छी हो गई कि जी अपने समकालीन थोड़ा सा पीछे फैज फिराक उस दौर तक के लोगों को पढ़ा था, याद था। जी लेकिन बहुत पुराने गालिब और मीर के दौर के और शायर जो थे, गालिब इतने लोकप्रिय हैं कि उनको कोई भी पढ़ लेता है, मैंने भी उसी तरह जी से पढ़ लिया था। लेकिन गालिब के दौर में और भी लोग हुए थे जिनका जी महत्व है उर्दू शायरी के अंदर। गालिब से पहले जो लोग हुए थे, और इससे भी बड़ी बात यह थी कि उर्दू जब बन रही थी, अस्तित्व में आ रही थी, उस समय जिन लोगों ने शायरी की थी जी उनकी भी शायरी को पढ़ने का मौका मिला इस शोध के दौरान। तो उससे मुझे बड़ा फायदा हुआ और मुझे लगा कि शायद अगर मैं मुशायरों पर ये किताब न लिख रहा होता तो मुझे शायद कभी जरूरत भी ना पड़ती कि पुराने लोगों को पढ़ के देखा जाए। तो जब उनको पढ़ के देखा तो पता चला कि सरल भाषा में कितनी सुंदरता से, खूबसूरती जी से वो लोग अपनी बात कहते थे। उसमें से कुछ कुछ के उदाहरण मैंने अपनी इस किताब में भी जी पेश किए हैं, ताकि मतलब लोग समझ सकें कि जो आधुनिक शायरी है, आज से 30-40 साल पहले की शायरी थी और आज से 200-250 साल की जो शायरी थी, उस शायरी के अंदर क्या फर्क है। एक चीज मैं और बताना चाह रहा था जी बिल्कुल कि मुशायरा जो था, ये नाम जो था वो उर्दू कविता जब सामूहिक रूप से सुनी जाने लगी है जी तो नाम आया है। इससे पहले दरअसल फारसी और अरबी की जब ये कविताएं सुनी सुनाई जाती थी
तो जी, गोष्ठी, हिंदी में जिसे हम कहते हैं गोष्ठी, ये जी, गोष्ठियां हुआ करती थी, और उर्दू में हम इनको नशिस्त कह सकते हैं। तो उसकी हाँ, लिमिटेशन होती थी, यानी किसी एक कमरे में बुलाए हुए, चुने हुए 15, 20, 25 या ज्यादा से ज्यादा 40 लोग, और कुछ कवि शायर जो अपनी रचनाएं सुनाते थे। तो वो नशिस्त तक चलता रहा। लेकिन मुशायरे के अंदर आम आदमियों की भागीदारी हम्म, कैसे बढ़ी और क्यों बढ़ी, ये भी बड़ा एक दिलचस्प इसका इतिहास है, जी, जिसके कई प्रसंग मैंने अपनी किताब क्या रहा है मुशायरों में, अब इस किताब के अंदर मैंने उनका उल्लेख करा है कि कौन कौन सी ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक कारण रहे कि जिसकी वजह से मुशायरे जो कि बहुत सामंत और राजाओं और नवाबों के दरबार में हुआ करते थे, कैसे निकलकर वो आम जनता तक आए, और कैसे आम जनता उससे जुड़ी, और आम जनता भी मुशायरों के अंदर शामिल होने लगी। ये भी एक इस किताब का मुझे लगता है कि एक अहम पहलू है। आपने बहुत पहले अभी एक सवाल करा था कि आपको किताब को लेकर कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है। जी, तो हाँ, किताब को लेके प्रतिक्रिया तो मतलब ऐसी है कि मैंने सोचा भी नहीं था, इतना उत्साह जनक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। और जी, बहुत से ऐसे लोग जिनसे काफी समय से मेरी बातचीत भी नहीं हो पा रही थी व्यस्तताओं के चलते, या वो लोग दिल्ली से कहीं बाहर चले गए, उधर रह गए थे, उन लोगों ने संपर्क करा, और ये मुझे विश्वास दिलाने के लिए कि उन्होंने किताब खरीद ली है, किताब खरीद के और उसका फोटो ले लेके डाला व्हाट्सएप पे और जी, फेसबुक पे कि देखिए ये हमने आपकी किताब ले ली है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है कि हर आदमी ने जिसने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, किसी की तारीफ करना एक आम सी बात होती है, कोई किताब लिख रहा है, लेखक है, तो उसकी तारीफ तो बहरहाल की जाती है कि उसने मेहनत करी है। लेकिन सबने जी, जो एक सामान्य बात कही जिससे मेरा बड़ा हौसला बढ़ा, दो बातें बताई कि एक तो ये किताब इस समय की जरूरत थी, इस दौर जी, के अंदर मुशायरे के ऊपर समग्रता से कुछ ऐसा लिखा जाना कि जिसको हमारी नई जनरेशन भी जान सके, और उर्दू प्रेमी भी जो देवनागरी के माध्यम से उर्दू में दिलचस्पी रखते हैं वो भी जान सकें, इसलिए इस किताब का आना जरूरी था। और दूसरी बात, अभी लेख साहब ने कह दी किस्सा गोई वाली, यानी ये मुझे रिस्पांस मिला कि सरल अंदाज में लिखी गई है, इसलिए चीजें जो मैंने लिखी हैं वो समझ में सभी को आ रही, समझ में आए, हाँ, जी सभी को समझ में आ रही हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि उसका बैकग्राउंड उर्दू का ही हो, अगर उर्दू का बैकग्राउंड नहीं है तब भी ये किताबों की बातें समझ में आ रही जी। सर, हीरा सर पूछ रहे हैं कि आप भविष्य में किन किन किताबों को लिखने का प्लान कर रहे हैं। हैं। अभी ऐसी कोई किताब जिस पर अभी आपका लेखन कार्य चल रहा है, क्या आप डिस्क्लोज कर सकते हैं अगर, नहीं नहीं या नहीं, आप लिख बिल्कुल कर, लीजिए। हाँ, नहीं 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 नहीं, किताबों को लिखने के मामले में मैं आपको बताऊं, मैं किताबों के लिखने में के मामले में मैं बहुत लापरवाह और एक तरह से मैं कह दूं बेकार किस्म का आदमी हूं। क्योंकि जो एक कंसंट्रेशन होता है वो जी, मेरा बनता है, और मैं डूब जाता हूं जुनून के साथ। लेकिन जैसे ही किन्हीं कारणों से वो कंसंट्रेशन मेरा टूटता है, उसके बाद फिर मैं किसी और विषय या किसी और चीज की तरफ चला जाता हूँ, और वो अधूरा रह जाता है काम। तो मैं आपको बताऊं कि 4 किताबें अधूरी पड़ी हुई हैं। ओके। जब जब ये सर, ऐसा मुशायरा, होता है कि एक बार थोड़ा सा पेंडिंग हो जाता है तो उसको उसी जुनून के साथ लौटना थोड़ा सा, मुझे लगता है, माइंड मेकअप मुश्किल हो जाता है। जी 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 जी, तो जी, मेरा जो विषय रहा जिसके ऊपर मैंने शुरुआत करी वो था सिनेमा। मेरी जी, पहली किताब आईजीएनसीए से, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स से जो आई, वो थी पोस्टर बोलते हैं। सिनेमा के जो जी, पोस्टर हैं उनको भी हाँ, मैंने क्रमबद्ध तरीके से लिखना शुरू करा कि कैसे ये वजूद में आए पोस्टर, कैसे जी, बने, कौन कौन लोग थे, इन पोस्टरों का महत्व क्या था, इन पोस्टरों का प्रभाव क्या था, इन पोस्टरों का कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता था। ये मेरी पहली किताब थी सिनेमा की। दूसरी किताब भी सिनेमा से ही संबंधित थी, महात्मा गांधी और सिने संसार।
इस बीच में बहरहाल ये मुशायरे का मुद्दा मेरे दिमाग में था और उसके ऊपर कुछ कुछ नोट्स मैंने कभी कभी लिए थे। कुछ वरिष्ठ शायर मिले जो अब नहीं रहे हैं, उनसे भी मैं मुशायरों के बारे में बात करता रहता था, तो उनकी भी नोटिंग्स मैंने लेके रखी हुई थी। तो मुझे लगा कि मेरे पास इतना मटेरियल है कि मैं एक किताब शुरू कर सकता हूँ। बहरहाल मैंने शुरू करी और वो खत्म हुई किसी तरह से। तो इस बीच में जो लिख लिख के छोड़ा मैंने, वो ज्यादातर सिनेमा पे। तो अगली किताब जो जो मैं तेजी से तैयार कर रहा हूं, वो है सिनेमा में कव्वाली। अच्छा। मैं अब की इस बार मुशायरों से हटके मैंने कव्वालियों के ऊपर केंद्रित करा है ध्यान, लेकिन कव्वालियों की चर्चा होगी, उसका कैसे वो ओरिजिन हुआ और क्या हुआ, लेकिन मेरा जो मुख्य ध्यान रहेगा वो इस बात पर रहेगा कि सिनेमा में कव्वाली कैसे आई और कैसे सिनेमा की कव्वाली बिल्कुल अलग हो गई। जो आम कव्वाली हुआ करती थी उससे कैसे वो अलग हो गई, और एक तरह से रंग रूप उसका इतना बदला कि फिर वो समझ में भी नहीं आया कि ये कव्वाली हो रही है या कव्वाली और कैबरे को मिला के कुछ हो रहा है, या ये हो क्या रहा है। सर तो बॉलीवुड ने तो ऐसी कई सारी चीजों को चेंज कर दिया है, मतलब अब उसके बारे में क्या ही बात करें, बहुत सारी चीजों को चेंज कर दिया। नहीं, दिलचस्प बात ये है कि उसी बॉलीवुड ने कव्वालियों को जब ग्रहण करना शुरू करा था, तो बहुत शानदार, यादगार, नायाब कव्वालियां आई, और जो संगीतकार थे उन्होंने विशेष मेहनत करी कव्वालियां तैयार करने की। लेकिन बहरहाल वो, मैंने जैसे पहले भी कहा था, समय के साथ चीजें बदल जाती हैं। वो बदलाव कभी अच्छा लगता है आपको, ज्यादातर बार बदलाव हमें बुरा लगता है, क्योंकि हमारे समय में ऐसा नहीं था, इस समय में ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है कि ये ठीक नहीं है। और अक्सर कहा जाता है ना नौजवानों से, अरे तुम्हें क्या, हमारे जमाने में। तो एक ये मुहावरा भी है, अरे हमारे जमाने में ये होता था। लेकिन खैर वो ऐसा कुछ है नहीं, सबका अपना जमाना होता है। इस दौर के नौजवान जो हैं उनका भी अपना जमाना है, वो भी तय कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या उन्हें पसंद है क्या उन्हें पसंद नहीं है। मेरा बस थोड़ा सा एक ये योगदान है कि कहीं क्रमबद्ध तरीके से ये लिखित रूप में मिल जाए कि कव्वाली की जो विधा थी वो कैसे उसने सिनेमा के अंदर प्रवेश करा। और वो यानी बहुत एक सामान्य सी बात नहीं थी कि कव्वाली फिल्मों में आई। कव्वाली इतनी लोकप्रिय हुई कि कव्वाली के ऊपर फिल्में बनी। कव्वाली की रात, अभी तक मुझे उस फिल्म का नाम हमेशा याद रहता है। कव्वाली की रात, बरसात की रात एक फिल्म आई थी जिसके अंदर बड़ी कालजयी एक कव्वाली दी थी संगीतकार रोशन ने, और वो इतनी लोकप्रिय हुई कि उसके बाद कम से कम 8-10 फिल्में ऐसी बनी हैं जो कव्वाली पर बेस्ड थी। और उस जमाने में जो फिल्मों के माध्यम से कुछ कव्वाल हमारे समाज में आए, तो उनकी स्थिति वही थी जो आज के किसी भी लोकप्रिय जो पॉप गायक हैं या इस तरह गाने वाले लोग हैं उनकी है, बल्कि उनसे ज्यादा थी। टिकट लगा करते थे 5 स्टार 3 स्टार होटल्स के अंदर उनकी कव्वाली सुनने की, और उनकी टिकट की कीमत उस जमाने में, जब मेरे ख्याल से पेट्रोल 8-9 रुपए लीटर होता था, उस जमाने में उनकी कीमत 175, 200, 250 रुपए उस टिकट की कीमत हुआ करती थी। यानी कव्वाली की लोकप्रियता का जी ये आलम था। तो बस मेरी कोशिश ये है कि वो जो लोकप्रियता थी वो कैसे कैसे फिल्मों में उभरी, कितने समय तक बनी रही, और किन किन कारणों से वो फिर विलीन सी हो गई। हालांकि कव्वाली ने कम बैक करा है रहमान के आने के बाद। रहमान ने 2-3 अच्छी कव्वाली हिंदी सिनेमा को दी हैं, और लोग भी कव्वाली दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कव्वाली का रिवाइव हो रहा है, कव्वाली फिर से जन्म ले रही है। तो मेरी अगली किताब, जो मुझे उम्मीद है कि शायद और जो अधूरी किताब है उनसे पहले पूरी हो जाएगी, वो यही है, ये कव्वाली। और सर रिजवी सर का एक क्वेश्चन है, आपने मुशायरों का बदलता चेहरा देखा, क्या खास वजह रही है इस बदलाव की? आपको क्या खास वजह लगती है जो मुशायरे इतने बदले? जी, ये बदलाव दरअसल है हमारे जो समाज के मूल्य और परंपराएं रही हैं उनमें जो बदलाव आया है, वही बदलाव मुशायरे में भी आया है। और उसकी वजह है
वो डिटेल से वो वजह आपको इस किताब में मिल जाएगी, क्या रहा है मुशायरों में अब जो किताब है, कि वजह क्या थी। लेकिन बस उसको अगर संक्षेप में हम कहें तो जैसे जैसे हमारे समाज के अंदर व्यवहार और बर्ताव के अंदर बदलाव आया है, एक जमाना था कि पहले वाली पीढ़ी का आदर जिस तरह से होता था, इस वाली पीढ़ी में आदर के मानक बदल गए। हम ये नहीं कह सकते कि इस वाली पीढ़ी ने बुजुर्गों का आदर करना छोड़ दिया, लेकिन आदर के मानक बदल गए। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम अगर कभी निकलते थे, जब मैं हाई स्कूल में था, और मान लीजिए गलती से या जानबूझ के ही शर्ट का बटन ऊपर वाला अगर खुला रह जाता था, तो हमें टोक दिया जाता था कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की तमीज नहीं है, शर्ट का बटन, यानी कि शर्ट का बटन थोड़ा सा, यानी लफंगे किस्म के जो लुम्पेन जो एलिमेंट था, वो शर्ट का बटन खोल के और सीना चौड़ा करके निकलता था, तो हमें इस बात पे टोक दिया जाता था। आज के दौर के अंदर आप ये मतलब सोच भी नहीं सकती कि शर्ट का बटन खुलना दूर रहा है, अब तो शर्ट ही नहीं रही, अब तो लड़के भी बनियान पहन के मतलब घूमते हैं। यानी ये एक बदलाव आया है। इसी तरह का बदलाव उन परंपराओं और उन संस्थाओं में भी आया है जो पहले से चली आ रही हैं। मुशायरे को किस तरह से सुना जाता था, वहां किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता था कि जब आप मुशायरा सुनने जाते थे, वो बदला। और वो बदला इसलिए कि पहले मुशायरों में एक खास किस्म का जो तबका होता था हमारे समाज का, वो जाता था, यानी जो साहित्य से लगाव रखते थे और साहित्य के बारे में जिनको जानकारी होती थी। उसके बाद सस्ती लोकप्रियता वाली बातें भी मुशायरे के अंदर शायरी के रूप में शामिल हुई, तो उनको वैसे सस्ते तौर पर सुनने वाले लोग भी, यानी हम उसे कह सकते हैं नॉन सीरियस लोग भी शामिल हुए। और जब वो शामिल हुए तो उनकी जो हरकतें होती थी वो भी नॉन सीरियस थी। बिल्कुल। तो होते होते ये बदलाव धीरे धीरे आया है। और जो लोग भी इस बात पर नजर रख रहे हैं कि उदारीकरण के बाद हमारा समाज जिस तरह से बदला है, उदारीकरण से पहले हमारे समाज के मूल्य, मानक, इज्जत, बेइज्जती, तहजीब, तमीज के मानक अलग हुआ करते थे, उदारीकरण के बाद दूसरे हो गए हैं। और इसी का सबसे बड़ा असर मुशायरों के ऊपर पड़ा है। जी जी सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, जब आप किताब लिखते हैं तो लगभग आप कितनी किताबों को पढ़ते हैं, कितनी किताबों का गहन अध्ययन करते हैं एक किताब लिखने के लिए? इसके बारे में दरअसल कोई देखिए दावा नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुशायरों के बारे में चूंकि क्रमबद्ध तरीके से या विस्तार से कहीं नहीं लिखा गया, तो अब किसी ने बताया कि बहादुर शाह जफर ने एक मुशायरा करा था, उस मुशायरे के बारे में फलां किताब के अंदर लिखा हुआ है। अब वो किताब पढ़ गए, फिर पता चला कि लखनऊ के मुशायरों के ऊपर एक किताब लिखी गई है। अब वो किताब जब ढूंढ रहे थे तो पता चला एक से ज्यादा किताबें मिल गई जहां उनका उल्लेख था। तो होता यह है कि शोध के दौरान क्या क्या मिल जाएगा ये पता नहीं चलता। और मेरी एक ये कमजोरी रही है कि जब मैं शोध कर रहा हूं, कुछ मिल गया तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर अभी कुछ और हो, अभी इसके ऊपर कुछ और भी मिल सकता है। तो मतलब वो मैं एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है जी कि और भी कुछ होगा, और भी कुछ होगा। मुझे लगता है कि जो क्यूरियोसिटी होती है ये आपकी किताब को और बेहतर बनाती है, क्योंकि एक जो इच्छा होती है किसी भी लेखक की किताब को। और दूसरी बात यह है कि किताब की संख्या, मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि मैंने 25 किताबें पढ़ी, वो बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज ये होती है कि कव्वाली है, मुशायरे हैं, कविता है, कवि सम्मेलन है, इस तरह की चीजों के ऊपर दरअसल समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में भी खूब लिखा गया है। जी। तो उनकी तो फिर कोई संख्या होती ही नहीं, जितनी मिल जाए। हाँ, तो बिल्कुल। मुशायरे के संबंध में भी यही हुआ। बहुत सी पत्रिकाएं दोनों भाषाओं में, उर्दू में भी, हिंदी के अंदर भी मिली। हिंदी में भी मुशायरे को लेकर अक्सर लिखा जाता रहा। धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी पत्रिकाएं थी जो मुशायरे के ऊपर लिखा करती थी, शायरों के ऊपर लिखा करती थी। तो इसके ऊपर कोई ये तय बात नहीं है कि एक किताब लिखने के लिए कितनी किताबें पढ़ी जाएं। ये उस सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करता है जिस सब्जेक्ट पे आप किताब लिख रहे हैं। सर, हीरा सर पूछ रहे हैं कि आपकी नजर में मुशायरों और कव्वाली का क्या भविष्य होगा? भविष्य तो देखिए मैं मानूंगा कि बेहतर ही रहेगा। क्यों? जी। क्योंकि मुशायरों का सिलसिला साहित्य से,
और साहित्य मरने वाला नहीं है। बिल्कुल। और कव्वाली का सिलसिला संगीत से है। भारत में संगीत नहीं खत्म हो सकता। बिल्कुल, कभी नहीं हाँ, सर, कभी नहीं। हाँ, हाँ, ये जरूर है कि शौक बदल सकते हैं। कभी जी। फास्ट हाँ। रिदम वाला म्यूजिक पसंद किया जाने लगा, कभी स्लो, कभी गजलों को बढ़ावा मिल गया। तो भविष्य तो मुझे नहीं लगता कि भविष्य में इन दोनों चीजों के भविष्य के ऊपर कोई खतरा या संकट है। जी। लेकिन ये जरूर है कि भाई स्वरूप जरूर बदलेगा। एक जनरेशन जब बदलती है और दूसरी जनरेशन उसकी जगह लेती है, तो बहुत सी चीजों का स्वरूप बदल जाता है। और कव्वाली का भी और मुशायरों का भी स्वरूप जरूर बदल जाता फिर जैसे आप लेखन कार्य में इतने आगे हैं और आपने किताब भी लिखी है, आप कुछ लाइन्स जो आप ऑडियंस को सुनाना चाहते हो, या कुछ ऐसा संदेश जो आप कविता के माध्यम से आप हमारे ऑडियंस को देना चाहते हो, आपकी फेवरेट लाइन्स अगर कोई हो तो है। नहीं, सुनाइए जरूर फेवरेट प्लीज। लाइन तो देखिए नहीं है, क्योंकि शायरी में बड़ी बड़ी दिलचस्प बातें लिखी गई हैं अलग अलग विषयों के ऊपर। तो किसी एक नज्म या कविता या किसी एक गजल या किसी एक शेर से तो उनको नहीं बांधा जा सकता। लेकिन बस मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी किताब का नाम है क्या रहा है मुशायरों में अब। तो ये जो है वो मैंने मीर तकी मीर के एक शेर से ये लाइन ली है। मीर तकी मीर अपने दौर में इस बात से चिंतित थे और नाराज थे कि मुशायरों में अब पहले जैसा अदब नहीं होता। तो मीर तकी मीर ने एक शेर लिखा, क्या रहा है मुशायरों में अब, लोग कुछ जमा आन होते हैं। उनका मानना था कि कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, मियाँ यही है मुशायरा, और क्या रह गया मुशायरों में। तो हाँ, वो जो हाँ। पहली लाइन थी उसी को मैंने अपनी किताब का, बल्कि मैंने क्या, वाणी प्रकाशन का मैं आभार जताऊंगा कि मैं तो सोच भी नहीं सकता था इतनी लंबी लाइन का एक शीर्षक किसी किताब का रखा जाएगा, क्या रहा है मुशायरों में अब। अब। लेकिन वहां के निदेशक हैं, उन्होंने, अदिति ने, उन्होंने कहा कि नहीं इकबाल जी, ये ही लाइन जाएगी शीर्षक। और बहरहाल उस लाइन को भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं कि आपकी जी। किताब का नाम बहुत इम्प्रेसिव है। तो कुल मिलाकर यही है। इस पर क्या एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगी, ये मुझसे बोला गया था कि आप ये पूछेगा। क्या आलोचना भी हुई है, और जब आप किताब लिखते हैं तो आप आलोचनाओं को किस तरीके से लेते हैं, उनसे आप क्या सीखते हैं? और अगर कोई आलोचना करता है तो फिर आपके माइंड में क्या चलता है कि इसको कैसे डील करना है, उसको आप किस तरीके से ग्रहण करते हैं, बताइए। देखिए, आलोचना का जहां तक सवाल है, मेरा अपना मानना है कि अगर आलोचना हो रही है, पहले तो धैर्य से और शांति से ये सुन लेना चाहिए कि वो आदमी कह क्या रहा है। जब आप ये शांति और धैर्य से सुन लेते हैं, तो आपको ये भी एहसास होने लगता है कि इसकी मंशा क्या है, ये क्यों ऐसा कह रहा है। और दूसरी बात यह है कि एक किताब लिखने के बाद अगर आलोचना हो रही है, तो एक स्वस्थ तरीका यही है कि उस आलोचना का फिर आप जवाब दीजिए संयमित होकर। मान लीजिए किसी ने बड़ी कटु आलोचना कर दी, तो उसका जरूरी नहीं है कि कटु आलोचना का आप जवाब भी बहुत कटु होके दें, तभी लगे कि क्या जवाब दिया है इसको, मुंह तोड़ जवाब। वो मुझे नहीं लगता है कि साहित्य में इसमें इस तरह का मुंह तोड़ जवाब वाली भावना काम करेगी। जी। आलोचना होती है, उसको सुनना चाहिए। मैंने भी सुनी है, मेरी किताब को लेकर सिर्फ 2 आलोचनाएं हुई। जी। मेरे मित्र हैं, किताब भी लिख चुके हैं, एक उपन्यास उनका नैना आ चुका है, संजीव पालीवाल, आज तक में जी। कार्यरत है। तो पहली आलोचना उन्होंने करी। ये किताब प्रकाशित होकर आई है, उसके चौथे दिन जब उन्होंने किताब पढ़ी तो उनकी पहली आलोचना थी। और उनकी आलोचना ये थी कि इकबाल रिजवी, तुमने मुशायरों के ऊपर किताब लिखी, लेकिन इसके अंदर तुमने शेर, नज़में, जो भी जहां जहां संदर्भ के लिए इस्तेमाल करा है, साथ ही साथ तुम अगर ये भी इस्तेमाल कर लेते कि इन शेर नज्म के पीछे की कहानियां, मुशायरों के बैक स्टेज की कहानियां, जो अक्सर छपती रहती हैं, अक्सर शायर एक दूसरे से बताते भी रहते हैं। तो संजीव ने ये कहा था कि आप अगर इसको भी शामिल करते तो ये किताब और ज्यादा पठनीय होती। उनको अपनी तरफ से इस किताब में ये कमी लगी
कि शायरी के ऊपर लिखी गई किताब में, खासकर मुशायरों के ऊपर लिखी गई किताब में, मुशायरे में बैक स्टेज क्या क्या हुआ करता था, इसकी चर्चा नहीं है। जी। एक और आलोचना जो मुझे सुनने को मिली वो ये थी कि किताब लिखी आपने, ठीक लिखी, सरल भी भाषा में आपने लिख दी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इतिहास की कोई पाठ्यपुस्तक लिखी जा रही है। यानी कहने का मकसद शायद उनका यह था कि वो नीरसता है उसके अंदर, ऐसा उन्होंने, ये बस 2 आलोचनाएं मुझे मिली हैं। इन 2 आलोचनाओं का मैंने स्वागत किया और मैंने कहा कि मैं ध्यान रखूंगा इस तरह के विषयों के ऊपर अगर लिखा जाए तो, और उन दोनों को, बहरहाल उन दोनों आलोचनाओं का जवाब भी दे दिया। अभी मुझे प्रतीक्षा है और आलोचनाओं की, और आलोचनाएं तभी होंगी जब किताब पढ़ी जाएगी। तो सर, आप भी पढ़, आलोचनाओं से और निखार आता है हमारे कार्य में। जरूर जरूर आता है निखार, क्योंकि यही जो 2 आलोचनाएं मैंने आपको बताई जो मेरी की गई हैं, इसके बाद जब मैंने सोचा तो ये भी तय हो गया कि वो कव्वाली वाली किताब के अंदर अब मुझे क्या करना। जी बिल्कुल। है ना, सर, तो इसका, उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। जी बिल्कुल। सर, एक कमेंट आया है कि कोई एक खूबसूरत शेर हो जाए। भाई ये मुशायरा नहीं हो रहा है, तो यानी मुशायरे के ऊपर एक किताब लिखी है और मुशायरा तो हो नहीं रहा है, लेकिन, और मैंने बताया आपको कि इस मुशायरे की किताब लिखने के दौरान भी मैंने बहुत लोगों को पढ़ा, और वैसे भी शायरी में थोड़ी दिलचस्पी थी, बहुत लोगों को पढ़ा था। तो इतने शेर हैं कि किसी एक शेर को छांटना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं आपको जो शेर, जिन कुछ शेरों का मैंने उल्लेख करा है अपनी किताब के अंदर, तो मैं एक आध आपको जरूर इसमें से कर देता हूं, वरना मेरा तो मानना यह है कि भाई इस किताब को जरूर पढ़ लें आप। बड़े छटे हुए और अच्छे शेर आपको पढ़ने को भी मिल जाएंगे। सर, एक बार किताब को ऐसे लेकर आप दिखा दीजिए स्क्रीन पर, अच्छा, वो काफी बेटर रहेगा। जी जी, एक तो ये है कि ये किताब क्या रहा है मुशायरों में, अब वाणी प्रकाशन से छपी है और अब अमेजन पे भी ये उपलब्ध है, और बहुत महंगी नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है इस किताब की कि बहुत महंगी नहीं है। तो अगर ये किताब आप लोग अमेजन पे ऑर्डर करें, मंगा लें, तो मुझे लगता है, मैं दावा तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है किताब पढ़ के वाकई बड़ा मजा आएगा। तो अब रह गया जो अभी आपने कहा था कि शेर, तो नासिर काज़मी मेरे बड़े प्रिय शायर हैं। नासिर काज़मी को गुलाम अली ने गा के तो और अमर कर दिया। अमर इसलिए कह रहा हूं कि नासिर काज़मी को उर्दू वाले जरूर पढ़ा करते थे, जानते थे, लेकिन गुलाम अली की गजलें जब सामने आई तो नासिर को और भाषाओं वाले यानी गैर उर्दू वालों ने भी न सिर्फ पढ़ा और जाना। फिर नासिर का सारा संग्रह जो था देवनागरी में सारांश प्रकाशन ने छापा था, तब नासिर और भी लोकप्रिय हुए थे। नासिर मुझे बहुत पसंद आते हैं। वो अकेलेपन, तन्हाई और उदासियों के शायर हैं, और ये चीजें मुझे भी कहीं ना कहीं दिल को अपील करती हैं। उनकी एक गजल है, मैं आपको बता दूं कि दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है अभी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत सुंदर सर। आपका बहुत आभार व्यक्त करूंगा। सर, मैं आभार व्यक्त करूंगी। आपसे जी, चर्चा करके मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और सर, 2 मिनट मैं लेना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए। सरल भारत को जो आपने इतना टाइम दिया, और बहुत ही मतलब इतिहास से जुड़ी हुई, मुशायरों से जुड़ी हुई जो चर्चा हुई है, मुझे लगता है काफी, मतलब बहुत खास चर्चा मुझे ये लगी, और सभी शुक्रिया, दर्शकों को भी बहुत पसंद आया। शुक्रिया। मुझे उम्मीद है दर्शकों को जरूर पसंद आएगी। बिल्कुल सर, सबके कमेंट यहाँ पर हैं काफी अच्छे मैं अच्छे। पढ़ रहा हूँ, पढ़ता जा जी, शुक्रिया ठीक है जी। सर, धन्यवाद।